टाइम हम लोगों ने हमारी क्लास बीपीटी थ्योरम पे स्टॉप की थी। तो ये तुम लोगों को देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिकली आप लोगों को सिर्फ अप्लाई करते आना चाहिए, ठीक है। जो मैं तुम्हें अप्लाई करना सिखा भी दूंगी, आगे कुछ इलस्ट्रेशंस भी आएंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का कभी भी कोई स्कूल में आपसे कैसा है प्रूफ नहीं पूछेगा, ये बात का ध्यान रखना। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए करके कि वो चीज़ आती कैसे है, भले एग्जाम में पूछी जाए या पूछी ना जाए, वो एक अलग पॉइंट है करके, ओके। तो जैसे मैंने ऑलरेडी डायग्राम्स वगैरह सब ड्रॉ करके रखे हैं। इन डायग्राम्स में तुम ये देखो कि आपको कभी भी एक बात याद रखना, ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैंने डॉट 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 करके ड्रॉ किया है ना, तुम चाहे कन्वर्स ऑफ बीपीटी करो या कुछ भी करो, आपको कभी भी ये डॉटेड लाइन ही नहीं मिलेगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बस ये रहेगा कि एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। कन्वर्स का मतलब ही क्या होता है? उल्टा, ठीक है। जो आपने ऑलरेडी इससे पहले प्रूफ किया है उस प्रूफ से उल्टा। तो ऐसे केस में जब आप बीपीटी थ्योरम करते थे तो बीपीटी थ्योरम में आपका जो गिवन पार्ट होता था, वो गिवन क्या पार्ट होता था कि आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी दिया है ऑब्वियसली, चाहे कन्वर्स ऑफ बीपीटी करो या बीपीटी करो, ट्राइंगल के बिना कैसे गाड़ी बढ़ेगी आगे। अच्छा, सेकेंड पार्ट तुम लोगों को ये गिवन में रहता था कि उस ट्राइंगल में एक लाइन आपके एक साइड को क्या होती थी? पैरेलल होती थी। एक लाइन आपके एक साइड को क्या होती थी? पैरेलल होती थी। तो यहाँ पे बस देखो चीज़ें, फिर हम लोग क्या प्रूफ करते थे बीपीटी में कि अच्छा अगर लाइन पैरेलल है तो डेफिनेटली उनके फिर रेशियोज भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो चीज़ें हो जाएंगी उल्टा, ठीक है। उल्टे का मतलब जब आपने बीपीटी थ्योरम किया तब आपको पैरेलल वाली चीज़ गिवन पार्ट में होती थी, अब वही वाली पैरेलल वाली चीज़ आपके अब कहाँ आ जाएगी? टू प्रूव में, ठीक है। और जो रेशियो आप क्या करते थे, इक्वल दिखाते थे करके कि देखो ये रेशियोज इक्वल होते हैं। अब आपको रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको वो रेशियोज क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। और आपको अब ये प्रूफ करना है कि फिर लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपका ये कहता है होल एंड सोल कि कल को अगर, ठीक है, उस तरीके के रेशियोज आपके इक्वल आ गए तो रेशियोज इक्वल आने का मतलब ये होगा, ये कहलाया जाएगा कि लाइंस आर दैट पैरेलल। ये आपका पूरा का पूरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का छोटा सा सारांश है। तो अभी यहाँ पे देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब याद करें 9th स्टैंडर्ड में आपने ये वाली चीज़ की होगी करके कि प्रूफ दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, याद आ रहा है? बट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए तुम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया था करके कोई मैथ्स लगाई थी, उसमें क्या किया था? ऐसा माना था कि मान लेते हैं करके कि √2 आप लोगों का इरेशनल नंबर नहीं है। फिर नहीं है वाली चीज़ मानकर तुमने क्या किया था? उसको फिर आगे कंटिन्यू किया था, राइट? ऐसे ही किए थे काम। तो बस यही काम अभी लोगों का आपका भी है। अब यहाँ पे भी हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड मतलब हमें टू प्रूव करने को बोला है कि लाइन एल पैरेलल है बीसी के, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा इन द सेंस हम ये मान के चलेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट कि लाइन एल आपके उस बीसी के पैरेलल नहीं है। इसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड, या फिर कह सकते हो अजम्पशन करेंगे यहाँ पर, ओके। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की नीड होगी और वो कंस्ट्रक्शन रहेगा आपका ये, ठीक है, कि आपको ये एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट डी से शुरू तो हो रही है, ठीक है। पॉइंट डी से एक लाइन एल भी बन रही है सीधी, देखो ये एक सीधी, और एक डॉटेड डॉटेड लाइन अपन ना पॉइंट ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गई? डी एफ। तो हमने दो लाइन बनाई। तो इस चीज़ का जो कंस्ट्रक्शन पार्ट रहेगा, वो कंस्ट्रक्शन पार्ट तुमको क्या करना पड़ेगा? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में वो लिख देती हूँ। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये वाला पार्ट आप लोगों को पेपर में कभी भी प्रूफ करने को नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को 10th क्लास के पता होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन डी एफ, ठीक है। आपने एक लाइन डी एफ ड्रॉ की, किस चीज़ के ड्रॉ की? पैरेलल टू साइड बी सी, ठीक है आपकी। अच्छा, अब वो जो तुम डी एफ ड्रॉ कर रहे हो वो इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो कि वो साइड बी सी के पैरेलल है। अब इसमें कई लोगों को ये फीलिंग आ जाएगी कि अरे मैडम वो तो देखने में पैरेलल लग नहीं रहे। तो आई डू एग्री कि वो लोग देखने में पैरेलल नहीं लग रहे, बट तुमको उससे टेंशन नहीं लेनी कि वो पैरेलल है कि वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। बस बोल दो कि वो पैरेलल है, ओके चलो है पैरेलल। अब आते हैं हमारे प्रूफ में। देखो प्रूफ वाला काम हमें कैसे करना है। जो भी चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है इनडायरेक्ट मेथड में,
उस इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग उसका क्या अज्यूम करते हैं, उसकी उल्टी स्टेटमेंट अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि वो वाली चीज़ गलत है, जो आपको प्रूफ करना है वो गलत है। तो अभी आपको प्रूफ क्या करना है कि लाइन एल पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। और हम लोगों ने आपका लाइन एल का मतलब क्या होता है, लाइन एल का मतलब यही होता है ना डीई। लाइन एल में कहे मैं बात किसकी कर रही हूँ, डीई की कर रहे हैं। तो इसका उल्टा अज्यूम करो, उल्टा यानी कि ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइन आपकी डीई है, अब लाइन वर्ड तो बोलना ठीक है, मान लेते हैं कि लाइन डीई, लेट आप लोगों का लाइन डीई इज नॉट पैरेलल टू साइड बीसी। ये हमने अज्यूम कर लिया इनडायरेक्ट मेथड में कि जो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी उसी चीज़ को हमने अज्यूम कर लिया कि लाइन आपकी डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। अच्छा अब अपने ट्रायंगल ए बी सी में आओ। ट्रायंगल ए बी सी में मैंने ऐसा बोला है कि डी एफ आपका क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। मैंने ऐसा बोला है कि डी एफ पैरेलल है बी सी के, ऐसा हमारा अजम्पशन है, हमने ऐसा ड्रॉ किया है कि आपका डी एफ जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो उसको यहाँ लिख देते हैं कि आपका जो लाइन डी एफ है, ये लाइन डी एफ क्या है, पैरेलल है किस चीज़ के, साइड बी सी के। अगर डी एफ आपके बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपका बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। लगाओ जरा बीपीटी थ्योरम, क्या हो जाएगा, जैसे ये ए से लेकर डी और डी से लेकर बी, तो रेशियो बन जाएगा आपका ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का बताओ। यहाँ पे रेशियो अब फिर से मैं अगर अज्यूम कर लूँ तो ये रेशियो क्या हो जाना है, यहाँ पे ए एफ अपॉन में एफ ई मत लिख देना मूर्खों के जैसे। ए एफ अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, एफ सी लिखेंगे। ए एफ अपॉन में क्या लिखेंगे, एफ सी, राइट, क्योंकि हमने ए एफ आपके डी एफ को अज्यूम किया है ना बी सी के पैरेलल। तो जिस पॉइंट पे कट होता है उस पॉइंट से ऊपर की जगह, उस पॉइंट से नीचे की जगह का रेशियो, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये चीज़ तो गलत नहीं है क्योंकि हमने ऐसा माना है, ऐसा हमने ड्रॉ किया है कि आप लोगों की वो जो चीज़ है वो क्या है, आप लोगों की पैरेलल है, ये ऐसा मेरा कंस्ट्रक्शन है। अब इसके अलावा मैं ये क्या लिखूंगी, ठीक है, आप अपना गिवन पढ़ो। गिवन में आपको ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल दिया है, ए ई अपॉन ई सी के। यानी कि अगर मैं गिवन पार्ट की बात करूँ तो गिवन पार्ट कहता है कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है किस चीज़ के, इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीज़न जस्टिफाई कर देना गिवन। तो अभी अपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये सीख मिलती है कि ए एफ अपॉन में एफ सी किसके इक्वल आ चुका है, ए ई अपॉन में ई सी के। कई लोगों को लगेगा कि अरे इसमें क्या है, चलो आ गया तो आ गया इक्वल करके, है ना। लेकिन अब देखिए जरा ए एफ किधर है, ए एफ किधर है, देखो ये रहा आपका ए एफ, ये रहा आपका एस सी, ये रहा ए सी। मतलब ए एफ एस सी ए ई सी ये सब के सब साइड ए सी के पास ही आते हैं, सब एक ही साइड में। फिर अब इसको क्या करें, तो एक बार ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बार कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी लगा दो। कंपोनेंडो का मतलब तो वैसे मैं ऑलरेडी 9 में समझाई हूँ कि किस चीज़ को हम लोग कंपोनेंडो कहते हैं। तो बेसिकली जब आप इस एफ सी को ऊपर न्यूमरेटर में और इस ई सी को ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं, बाय कंपोनेंडो। तो व्हेन यू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो देन क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन में क्या रहेगा, एफ सी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ई सी। तो अभी डायग्राम देखें, ए एफ और एफ सी को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, डायग्राम देखो फटाफट। ए एफ और एफ सी ऐड करने पे ए सी बनता है। तो यहाँ पे मैंने ए एफ और एफ सी की जगह ए सी लिख दिया, नीचे में एफ सी आ गया, इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। डायग्राम देखो, ए ई प्लस ई सी क्या बनता है, वो भी ए सी बनता है। तो यहाँ पे ए सी आ गया, अपॉन में ई सी आ गया। अब तुम्हें नहीं लगता कि ये ए सी दोनों तरफ के कट गए। मान लेते किसी को अगर ये बात मेरी नहीं समझ में आई कि ए सी कैसे कटे, तो उस इंसान के लिए मैं स्टेप्स लगे तो शो कर देती हूँ। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी मल्टीप्लाई बाय ई सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका एफ ए सी मल्टीप्लाई बाय एफ सी। नाउ यू डोंट थिंक कि ए सी विल कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड एंड ई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा, राइट। ई सी और एफ सी इक्वल आ गए। अब इसके बाद सिर्फ मुझे तुम्हें 2 लाइन बतानी है और 2 लाइन के बाद ये थ्योरम खत्म होता है।
बट उस 2 लाइन को जानने से पहले हम लोगों को यहाँ पे रीज़न देना है, राइट। जब आप किसी 2 चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो इस तरीके से, तो वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, कोलिनियर पॉइंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो आपने AF और FC को ऐड किया है, इट मीन्स दैट कि आपका A-F-C रहा होगा। अगर तुमने AE और EC को ऐड किया है, मतलब A-E-C रहा होगा इस तरीके से। तो ये रीज़न लिखना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने इस पॉइंट पे। देखो आपका ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है। ये ट्राइंगल है आपका ABC, इसमें ये आप लोगों का पॉइंट है D, इस पॉइंट D से यहाँ पे गया एक पॉइंट E, और इसी पॉइंट D से यहाँ ऊपर गया है पॉइंट F, ये गया है आपका पॉइंट F। अब एक बात बताओ, D से एक अलग लाइन बनी E तक, D से एक अलग लाइन बनी आपके कहाँ तक, F तक, ठीक है। यानी कि इससे हम लोगों को ये बात समझ में आती है डायग्राम वाइज कि F और E ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। F और E ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे इसको ऐसा समझे, मान लेते एक लड़की है, उसको O पॉइंट से स्टार्ट करना है। O पॉइंट से स्टार्ट करते करते वो E पॉइंट तक गई और OE का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अगर वो E से थोड़ा सा भी आगे चली जाती है ना, एक कदम भी आगे चली जाती है, तो फिर वो डिस्टेंस आप लोगों का 5 नहीं रहेगा, फिर वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5.1, 5.2, 5.3, है ना। अगर थोड़ा सा भी आगे या थोड़ा सा भी पीछे गई तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आप लोगों का, चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं अब एक दूसरी लड़की आई, ठीक है। दूसरी लड़की बोलती है कि मैंने भी 5 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। दूसरी लड़की कहती है कि मैंने भी 5 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, लेकिन मेरा पॉइंट ये E नहीं है, मेरा पॉइंट तो ये F है। तो तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारी स्केल में 5 सेंटीमीटर के लिए क्या 2 अलग अलग पॉइंट्स होंगे क्या? या तो पहली वाली लड़की का सच है कि पहली वाली लड़की के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर E है, और दूसरी वाली लड़की के अकॉर्डिंग नहीं, 5 सेंटीमीटर F है। तो एक दूसरा पर्सन आया, उसने बोला यार तुम लोग नाम चाहे कुछ भी दे दो, तुम E बोलो कि चाहे F बोलो, डिस्टेंस तो आखिर दोनों के 5 सेंटीमीटर है ना। डिस्टेंस क्योंकि दोनों के 5 सेंटीमीटर है और एक ही लाइन पर 5 सेंटीमीटर के 2 डिस्टेंसेस ही पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्योंकि एक लाइन पे 5 सेंटीमीटर के 2 डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये बैठता है कि आप लोगों के पास वो जो 2 पॉइंट E और F जिन्हें तुम दोनों अलग अलग नाम दे रही हो, माना कि वो दोनों नाम A अलग अलग हैं, हो सकता है मैं उसको नाम दे दूं M, तुम दे दो P, कोई दे दे Q, नाम आप कुछ भी दे दो, लेकिन वो जो पॉइंट है वो अलग नहीं है, वो रहेंगे एक ही जगह, ठीक है, वो रहेंगे एक ही जगह। तो वैसे ही तुम लोगों के पास देखो EC इक्वल टू FC आ गया। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि E से लेकर C तक जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा, उतना ही डिस्टेंस उसके ऊपर वाले पॉइंट F और C का भी उतना ही होगा। अब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर EC और SC ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब पॉइंट F E के ऊपर नहीं, बल्कि मतलब E के अबोव लाई नहीं करता है, बल्कि E और F एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि E पॉइंट और F पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, E भी वही है और F भी वही है, ठीक है। E भी वही है और F भी वही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि देयरफॉर पॉइंट E, ठीक है, एंड पॉइंट F आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स। ये लोग आप लोगों के डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ये दोनों के दोनों आपके सेम पॉइंट है। देखो पॉइंट E को अगर आप पीछे खींचोगे तो पॉइंट E कहाँ से शुरू हो रहा था, D से आ रहा था। पॉइंट F को अगर आप पीछे खींचोगे तो पॉइंट F भी कहाँ से शुरू हो रहा था, पॉइंट D से शुरू हो रहा था। अब कोई ये तुमसे ये कह रहा है कि यार देख E और F भी अलग अलग नहीं है, वो दोनों भी सेम है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अच्छा लाइन DF और लाइन DE ये दोनों डिफरेंट लाइन है, लाइंस भी आपकी क्या है, सेम है। अगर D पॉइंट दोनों में सेम है, E और F भी अगर दोनों में सेम हो गया, तो इसका मतलब वहाँ से जो लाइन बनकर आ रही है DF और वहाँ से जो लाइन बनकर आ रही है DE, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होती हैं बताओ, कोइंसाइड होती हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड होती हैं, और हम लोगों ने क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कहा है कि ठीक है कि सिंस आप लोगों का DF, ठीक है, पैरेलल है, किस चीज़ के पैरेलल है, साइड आपके BC के, और DF और DE दोनों एक ही हैं, तो देयरफॉर आप लोगों का जो लाइन DE होगा वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा, साइड BC के पैरेलल हो जाएगा। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी थी, तो DE को मैं क्या लिख दूंगी कि लाइन L पैरेलल है, बताओ किस चीज़ के, साइड आप लोगों के BC के। तो ये यहाँ से क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, राइट। इसका रीज़न यहाँ पे हम लोग का दे देते हैं, इसका रीज़न आप लोगों को दे देना है बाय कंस्ट्रक्शन।
ये वाली चीज़ कभी भी पेपर में आएगी नहीं आपको लिखने के लिए, बोर्ड्स के सिलेबस में आपका ये नहीं है। बट तुम लोगों को एटलीस्ट ये बात पता होनी चाहिए थी करके कि किस तरीके से कन्वर्स ऑफ पीपीटी को सॉल्व किया जाता है। ओके, अच्छा, अब मैं कन्वर्स ऑफ पीपीटी से रिलेटेड एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को इसका पार्ट 1 करके दिखाऊंगी, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तुम लोगों के होमवर्क रहेंगे करके, ठीक है। इतना आसान चीज़ है करके कि तुम ये गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप ये इसको गलत कर ही नहीं सकते। सो लेट्स सी कि देखो ये चीज़ क्या तुमसे बोली गई है करके। अच्छा, आपको एक ट्राइंगल दिया है PQR। सो पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ योर ट्राइंगल P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है R। बोला है कि साइड PQ पे एक पॉइंट है E, तो यहाँ पे साइड PQ में एक पॉइंट है E, यहाँ पे साइड PR में एक पॉइंट है आप लोगों का F, और तुम्हें EF पैरेलल दिया हुआ है। किसके पैरेलल दिया हुआ है? QR के। EF किसके पैरेलल दिया है? QR के। अभी पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें PE ये कितना दिया है? 3.9, और पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग EQ कितना दिया है? 1.3। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PF कितना दिया है? 3.6, और FR कितना दिया है? 2.4। तुम्हें ये शो दैट करना है कि EF और QR आपके पैरेलल होने चाहिए। तो बीपीटी थ्योरम में पैरेलल वाली चीज़ दी हुई रहती है, ठीक है, और हम लोग रेशियोज को इक्वल प्रूफ करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को रेशियोज निकालने हैं और फिर आपको ये प्रूफ करना है कि वो वाली चीज़ पैरेलल होगी कि नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसे रेशियो लिखने पड़ेंगे करके कि कंसीडर। मैंने कई बार देखा है कि लोगों की आदत होती है कि पहले से दोनों को इक्वल मान लेते हैं। ऐसा मत किया करो, थोड़ा एक लाइन ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा पेन की इंक भी ज़्यादा लगेगी, बट ढंग से किया करो कि कंसिडर करते हैं PE अपॉन EQ। तो कितना हो जाएगा? 3.9 अपॉन में 1.3, यानी कि आ जाएगा 3/1। और उसके बाद बाजू वाले का भी रेशियो ले लो, कितना आ जाएगा? PF अपॉन में FR। तो ये कितना आ जाएगा? 3.6 अपॉन में 2.4, पॉइंट अगर काट दोगे और 12 के टेबल से अगर कैंसिल करोगे तो 3/2। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि आप लोगों का जो PE है अपॉन में EQ है, ये वाला रेशियो आप लोगों के जो ये क्या कहते हैं PF अपॉन FR वाला जो रेशियो है, इसके इक्वल नहीं आया। अगर ये रेशियो इक्वल आ जाता तो हम क्या लिखते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपकी दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। बट क्योंकि ये दोनों रेशियो आपके इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ये वाली चीज़ को अब ऐसा लिखेंगे करके कि आपकी जो लाइन है, ठीक है, कौन सी वाली लाइन? आपकी EF, वो आप लोगों के QR के पैरेलल नहीं है। बस बात खत्म। तो बस तुम लोगों को जब भी ऐसा किसी ट्राइंगल में बोला जाए कि आइडेंटिफाई करो वो वाली चीज़ के पैरेलल होगी कि वाली चीज़ के पैरेलल नहीं होगी, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल, वहाँ पे आप लोगों को रेशियो लेना है, और रेशियो अगर इक्वल आ गए तो वाली चीज़ पैरेलल है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आए तो वो पैरेलल नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, तो अभी ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, इस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेना, अंडा मत देना। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम को टुकड़ों में लगाना सीखा है, यानी कि P ये वाला टुकड़ा अपॉन में EQ ये वाला टुकड़ा, जो कई बार ना वो तुमको PQ की वैल्यू दे देता है। तो अगर वो तुमको PQ की वैल्यू दे देगा तो माइनस करके छोटे वाले की वैल्यू फिर निकाल लेना, डायरेक्ट PQ के साथ बीपीटी मत लगा देना करके। ओके, ठीक है, तो फिर यार होमवर्क कर लेना। आगे मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन डालती हूँ, उन्हें प्रैक्टिस करना। और ये इलस्ट्रेशन उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ अपनी किताबें करनी है, और किताबों से बस 2-3 इलस्ट्रेशन ज़्यादा। जो थोड़ा सा भी ज़्यादा करना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बीपीटी के थ्योरम के वक्त भी अपना बोला था कि हम लोग क्वेश्चन दो, हम करेंगे। तो मुझे आदित्य और तोषित और धनश्री इन्होंने भेजा, उनको मैंने क्वेश्चन भी दिए, उनकी कॉपी चेकिंग धनश्री और आदित्य ने जहाँ तक है मुझे उसका भेजा है सोल्यूशन, तो उनकी चेकिंग आज रात तक हो जाएगी। अगर उनको बीपीटी थ्योरम पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के भी इलस्ट्रेशन करने हैं तो मुझे इन्फॉर्म करना है, और फिर उनको फिर से क्वेश्चन भेज दूंगी। पर जिनको बिल्कुल भी नहीं करने, जो अपनी से किताबी बुक को ही थोड़ा बहुत रट्टा मारना चाहते हैं, उनके लिए इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कभी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस आएंगे, जैसे कि ये वाला, और जैसे मैं अभी जो आगे बताऊंगी वो वाला। ओके।